वीडियो में देखने वाले हैं एडिशन थ्योरम के बेस्ड पर कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, तो जैसे कि इसके पहले वाले वीडियो में हमने क्या किया था, एडिशन थ्योरम क्या होता है ये चीज हमने देख ली थी। इसमें हम लोग कुछ और क्वेश्चंस करेंगे एडिशन थ्योरम से रिलेटेड, फिर उसके बाद जो है हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और अदर थ्योरम्स की तरफ जो है हम लोग चलेंगे। ठीक है, सो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक फॉर्मूलेज जो है हम लोग और देख लेते हैं। जैसा कि एक फॉर्मूला तो हमने देखा हुआ था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये होता है। अगर मान लो तीन इवेंट दिए हुए हैं, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, उस केस में फॉर्मूला क्या होता है देखो, तो उस केस में होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। ठीक है, फिर माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, ये अगर आपको दिया हुआ है तो ये यूज कर सकते हो। उसके बाद देखो कुछ और इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस हम लोग देख लेते हैं। जैसे मान लो हमको प्रोबेबिलिटी निकालनी है ए और बी में, ठीक है, लेकिन कंडीशन क्या है, नॉट ए एंड बी, मतलब कोई दो इवेंट है ए और बी, और हम लोग ये प्रोबेबिलिटी जानना चाहते हैं कि ए ना हो और बी हो, तो उस केस में आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, सो ए ना हो, ए होना नहीं चाहिए और बी होना चाहिए, एंड लिखा है ना, नॉट ए एंड बी, इसका मतलब क्या है कि नॉट ए और इंटरसेक्शन का मतलब बी। तो कोई भी अगर आपको इवेंट दिया है और उसमें पूछ रहा है कि ए नहीं होना चाहिए एंड बी होना चाहिए, तो उस केस में आप प्रोबेबिलिटी कैसे निकालोगे इसका, तो आंसर है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। आप इस फॉर्मूले का यूज करके निकालोगे। उसी तरीके से एक और फॉर्मूला है कि मान लो प्रोबेबिलिटी हमको निकालनी है ए हो एंड नॉट बी, मतलब ए एंड नॉट बी, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा देखो, तो यहां पर आप लिखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है होगा। ठीक है, उसके बाद एक और फॉर्मूला देख लेते हैं। जैसे कि अगर बोल दिया कि दोनों में से कोई एक एग्जैक्टली होना चाहिए, जैसे दो इवेंट है ए और बी, उसमें से एक तो कंपलसरी होना चाहिए, तो उसमें दो केसेस बन सकते हैं, या तो ए हो जाए एंड बी ना हो, ए हो एंड बी ना हो, या मतलब और मतलब यूनियन कि ए ना हो एंड बी हो। तो इस केस में प्रोबेबिलिटी जो निकलती है आपका, यहां बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं, इसका मतलब समझ में आया ना, दोनों में से कोई एक एग्जैक्टली होना चाहिए, तो ये केस हो सकता है ए होगा एंड बी नहीं होगा, या मतलब और मतलब यूनियन ए होगा एंड बी, ए नहीं होगा एंड बी होगा। तो इस केस में जो प्रोबेबिलिटी जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस 2 टाइम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो आपको सिचुएशन के हिसाब से क्वेश्चन जो है आपको सॉल्व जो है करने हैं फॉर्मूले वगैरह। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं। देखो, if E and F are two events such that probability of event E is 1/4, कोई दो इवेंट है E और F, और E के होने के जो चांसेस है वो 1/4 है एंड F के जो होने के चांसेस है वो 1/2 है। E एंड F के होने के जो चांसेस है बोथ 1/8 है। हमको निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ E और F, मतलब सॉल्यूशन फर्स्ट में आपको निकालना है यूनियन। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E यूनियन F, तो E यूनियन F क्या होगा देखो, तो यहां आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ F माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E कितना दिया है देखो, 1/4 दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ F कितना दिया है हमको, 1/2 दिया है, और इंटरसेक्शन कितना दिया है हमको, 1/8 दिया हुआ है। ठीक है, तो इन सब का जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 8, यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ आएगा 4, यहाँ आएगा 1, तो यहाँ पर कितना बचेगा हमारे पास 5, और यहाँ पर कितना बचेगा 8, तो पहला का आंसर 5/8 होगा। उसके बाद दूसरा देखो, ना तो ए होना चाहिए ना ही बी होना चाहिए, तो इसको मैं क्या ऐसा लिख सकता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई एंड मतलब इंटरसेक्शन एंड नॉट बी, इसी को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई एंड नॉट एफ है, इसको मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ
E यूनियन F नॉट करके ऐसा लिखा जा सकता है। ठीक है, सेट थ्योरम में डी मोवियर्स थ्योरम ऐसा कुछ एक थ्योरम है, याद नहीं आ रहा एग्जैक्ट वर्ड मेरे को, तो इससे हम लोग इस थ्योरम को ऐसा कन्वर्ट जो है कर सकते हैं, नॉट वाला याद रखो। तो इसी तरीके से अब यहाँ पर नॉट है, तो अब हमने पढ़ा है कि किसी इवेंट की होने की प्रोबेबिलिटी और उस इवेंट की ना होने की प्रोबेबिलिटी का जो समेशन है वो कितना होता है, 1 होता है। तो हमको अभी ये चाहिए, तो ये कैसे निकलेगा, तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ E यूनियन F, ये अगर मैं निकालूंगा तो ये इधर जाकर क्या हो जाएगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन F। और अगर मैं यहाँ पर ये नॉट निकाल रहा हूँ, नॉट मतलब मैं इनडायरेक्टली जो गिवन क्वेश्चन है वही तो निकाल रहा हूँ ना, बस उसका फॉर्म मैंने चेंज कर दिया है। सो 1 माइनस हमारे पास कितना है 5/8, तो इसका आंसर कितना आएगा 3/8 जो है आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन जो है सॉल्व जो है करने हैं। आपको अलग अलग टाइप के क्वेश्चन दे सकता है, बस क्वेश्चन के मीनिंग को आपको अच्छे से समझना है, वो क्या निकालने बोल रहा है और क्या थ्योरम आप वहां पर जो है लगा सकते हो। ठीक है, तो एडिशन थ्योरम से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, हम लोग इसके एक और भी क्वेश्चन कर सकते हो आप लोग बुक से देखकर। आगे जो हमको देखना है वो जो अगला थ्योरम है वो है हमारा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो आप इसके और भी क्वेश्चन सॉल्व करना चाहो तो कर सकते हो। अब आगे देखते हैं हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। सो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होता है, देखो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को समझने के लिए आपको पहले तो इसका मीनिंग समझना पड़ेगा। ठीक है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मतलब किसी इवेंट मत की प्रोबेबिलिटी सर्टेन कंडीशन पर, कुछ कंडीशन पर आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो है हम लोग बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो आपके पास दो इवेंट हैं A और B। ठीक है, अगर आपको कंडीशनल, अच्छा कुछ कैसे पता चलेगा कि कोई क्वेश्चन जो है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का है कि एडिशन थ्योरम का है, तो एडिशन थ्योरम में अगर और लिखा हुआ है, एंड लिखा हुआ है और समथिंग इस तरीके का क्वेश्चन है, वो बनेगा आपका एडिशन थ्योरम से। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है, अगर आपको दो इवेंट मिला है A और B, उसमें से कोई एक इवेंट पहले ही हो चुका है, उसके होने के बाद आपको किसी दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी अगर निकालनी है तो वो कहलाता है आपका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों का क्लास 11 का एक क्लासरूम है, इस 11th क्लास में बहुत सारे अलग अलग स्कूल के बच्चे पढ़ते हैं, शंकरा के, सेक्टर 10 के और केपीएस के, बहुत सारे स्कूल के बच्चे पढ़ते हैं। अब मैंने यहाँ पर दो इवेंट डिस्क्राइब किया आपके क्लास के लिए, पहला इवेंट है इवेंट ए, दूसरा इवेंट है इवेंट बी। मैंने इवेंट बी डिस्क्राइब किया कि स्टूडेंट चूजन एट रैंडम विच इज फ्रॉम केपीएस। मैंने एक बच्चे को सेलेक्ट किया और वो बच्चा, मैंने रेंडमली मतलब किसी बच्चे को सेलेक्ट किया, क्लास 11th या क्लास 12 के किसी एक बच्चे को मैंने सेलेक्ट किया और वो भी निकला कहाँ का, केपीएस का। तो एक इवेंट हो गया, हमको पता चल गया कि पूरे क्लास में से एक बच्चे को हमने रैंडमली चूज किया और वो बच्चा कहाँ का है, केपीएस का है, ये हमको पता चल गया है। अब इसके बाद मैं एक स्टेप और आगे जाकर ये पता करना चाहता हूं कि वो जो बच्चा केपीएस का है वेदर सी इज अ गर्ल और अ बॉय, कि वो जो केपीएस का मैंने बच्चा जो चूज किया या रैंडमली मैंने पिक किया वो गर्ल्स है कि बॉयज है। तो देखो एक इवेंट यहां पर ऑलरेडी हो चुका था, कौन सा इवेंट, बी। बी कंप्लीट हो चुका था, हमने रेंडमली चूज करके एक स्टूडेंट को खड़ा किया था और हमको पता चल गया था रिजल्ट की ही और सी इज अ स्टूडेंट ऑफ केपीएस। अब हम लोग ये जानना चाहते हैं कि अगर वो केपीएस का है तो कितना चांस है कि वो एक गर्ल होगी या कितना चांस है कि वो बॉय होगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब में समझ में आया, एक इवेंट अगर ऑलरेडी हो चुकी है तो उस इवेंट के होने के बाद किसी दूसरे इवेंट की होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, उसको हम लोग बोलेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। और इसको डिनोट कैसे करते हैं, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन में बी। इसका मतलब ए और बी दो इवेंट है, बी ऑलरेडी हो चुका है, ए इवेंट की होने की प्रोबेबिलिटी हमको निकालनी है। तो इसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, तो जो यहां नीचे रहेगा वो यहां पर आएगा। जैसे मान लो अगर आपको निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए इज ऑलरेडी हैपेंड, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए और नीचे में आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आएगा। तो जो यहां पहले हो चुका रहेगा उसको आप यहां नीचे जो है लिखोगे।
ठीक है, तो समझ में आ गया कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, एक इवेंट ऑलरेडी हो चुकी होगी और दूसरा इवेंट की होने के चांसेस जब हमको निकालना होगा तो समझ जाना कि वो क्या होगा, एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन जो है होगा। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन से समझते हैं, पहले बेसिक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। अ फेयर डाइस इज रोल्ड, क्वेश्चन है अ फेयर डाइस इज रोल्ड, ठीक है। एक फेयर डाई को हमने रोल किया और हमारे पास जो है ऑलरेडी 3 इवेंट हैं। पहला इवेंट है जिसमें हमारे पास कौन से हैं, ऑड नंबर हैं 1 3 5। दूसरा इवेंट है बी जिसमें 2 और 3 है। ये ऑलरेडी आपको डिफाइंड है ना, ये इवेंट क्या है आपको जानने की जरूरत नहीं है, इसने आपको ऑलरेडी इवेंट जो है डिफाइंड करके दिया हुआ है कि ए इवेंट ऐसे हैं जिसमें 1 3 5 आएगा, बी इवेंट ऐसे हैं जिसमें 2 3 आएगा और सी इवेंट ऐसा है जिसमें 2 3 4 5 आएगा। अब आपको फाइंड करना है पहला, ठीक है, फाइंड क्या करना है, फर्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन में बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन में बी। इसका मतलब क्या समझ में, अगर प्रैक्टिकल मीनिंग समझाऊं आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी का, कि बी एक इवेंट मतलब एक डाइस को हमने रोल किया और एक डाइस को हमने रोल किया उसमें बी इवेंट हो चुका है, तो बी इवेंट अगर हो चुका है तो हमको पता करना है कि ए के होने के चांसेस जो हैं कितने होंगे। समझ में आया आपको, ठीक है, तो बी हो चुका है और ए के होने के चांसेस हम लोग ढूंढ रहे हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। सो पहले तो देखो दोनों में इंटरसेक्शन क्या है, तो सबसे पहले तो आपको इंटरसेक्शन ढूंढना पड़ेगा। सो दोनों में कॉमन क्या चीज है, देखो ए और बी में इंटरसेक्शन में क्या चीज कॉमन है, 3 कॉमन है। सो ए इंटरसेक्शन बी कितना हो गया, एक ही एलिमेंट 3 कॉमन है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा, एक ही एलिमेंट कॉमन है और टोटल केसेस कितने होते हैं 6, सो ये हो जाएगा 1 अपॉन में 6 हो जाएगा, ठीक है। प्रोबेबिलिटी का वही फॉर्मूला होता है ना, फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल केसेस। तो एक डाई को जब हम लोग रोल करेंगे तो टोटल केसेस कितने बनेंगे, 6 ही तो बनेंगे ना। सो टोटल केसेस नीचे आ गए और इन दोनों में कॉमन कौन है, सिर्फ 3 है, तो यहाँ 3 मत लिखना ना, 3 एक नंबर है जो दोनों में कॉमन है, तो हमारे फेवर में सिर्फ एक ही एलिमेंट है जो कि 3 है। उसके बाद अगर मैं निकालना चाहूं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो टोटल केसेस कितने होंगे 6 और बी में कितने एलिमेंट हैं 2, एक एलिमेंट दूसरा एलिमेंट। तो ये जो ऊपर में जो लिखता हूं वो फेवरेबल केसेस होता है, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स होता है। अब इन दोनों वैल्यूज को यहाँ पर पुट कर दो तो यहाँ पर आएगा 1 अपॉन में 6, यहाँ पर आएगा 2 अपॉन में 6, 6 और 6 कैंसिल हो गए, तो हमारे पास कितना आया 1 अपॉन में 2 जो है हमारे पास निकल कर जो है आ गया है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं आपसे बोलूं कि आप निकालो b अपॉन में a, प्रोबेबिलिटी ऑफ b अपॉन में a, तो दूसरा कैसे निकालोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ b अपॉन में a का मतलब क्या है कि a इवेंट ऑलरेडी हो चुका है, तो अब आपको बताना है कि b के होने के चांसेस जो है क्या क्या होंगे, ठीक है। अब देखो इसको हम लोग प्रैक्टिकली भी समझ सकते हैं कि एक कैसे होगा करके। तो देखो पहला क्वेश्चन था कि बी हो चुका है, मतलब एक डाई को हमने रोल किया और हमको पता चल चुका है कि उसमें कौन कौन नंबर्स आए हुए हैं, 2 या 3 आ सकते हैं करके। अब हमको निकालना है कि ए के कौन कौन से चांसेस बनेंगे। तो देखो ए और बी में कॉमन क्या है, 3 ही है, तो सिर्फ एक ही केस ऐसा है जो ए में भी है, मतलब 1 अपॉन में 2, तो आप डायरेक्टली इसको ऐसे भी निकाल सकते हो कि 3 ही तो आ सकता है ए में, ठीक है। चलो एक फॉर्मूला बेसिस पर हम लोग करेंगे इसको, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो जाएगा। तो देखो बी इंटरसेक्शन ए और ए इंटरसेक्शन बी दोनों का मतलब तो सेम है, दोनों में एक ही चीज कॉमन है 3, तो इसके प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1 अपॉन में 6। लेकिन ए में कितने एलिमेंट है, देखो 3, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 3 अपॉन में 6, 6 और 6 कैंसिल, तो यहाँ आ गया हमारे पास 1 अपॉन में 3, तो इसके होने के चांसेस कितने हो गए 1 अपॉन में 3 जो है हो गया, ठीक है। उसी तरीके से मान लो आपको दूसरा तीसरा क्वेश्चन दिया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ निकालो आप ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में सी, मतलब ए एंड बी व्हेन सी इज ऑलरेडी अकर्ड, इसका मतलब तो यही है ना कि ए एंड बी की प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है जब सी पहले ही हो चुका है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, अभी ये दोनों एक एलिमेंट है, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, इंटरसेक्शन लेते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये तो एक सिंगल एलिमेंट की तरह कंसीडर होगा, दूसरा जो इवेंट है वो है सी अपॉन में यहां पर आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। तो ए बी और सी इन तीनों में क्या चीज कॉमन है, देखो ए बी और सी में 3 ही कॉमन है,
एक ही एलिमेंट कॉमन है, इसके अलावा तो कुछ है ही नहीं। सो 1 फेवरेबल केसेस, टोटल नंबर ऑफ केसेस 6। उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ सी में कितने एलिमेंट है 4, सो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 4/6, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी व्हेन सी इज ऑलरेडी अकर्ड, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/4 जो है होगी। आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी कि किस तरीके से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। जब हम लोग आगे जैसे जैसे और क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे तो और भी चीजें हमको समझ में जो है आते जाएंगे, अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और अच्छे से आएगी। चलो अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं कुछ और क्वेश्चन पे, जैसे कि एक कॉइन वाला क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन कंसिडर करते हैं। 2 कॉइन्स आर टॉस्ड 1। ठीक है, क्वेश्चन है हमारे पास 2 कॉइन्स आर टॉस्ड वंस। 2 कॉइन्स को हमने एक बार टॉस किया। ठीक है, हमको फाइंड करना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ इज ऑलरेडी अकर्ड। और यहां पर हमको 2 केसेस दिए हुए हैं। पहला केस में इवेंट ई डिस्क्राइब्ड है, देखो कि टेल अपीयर्स एटलीस्ट 1 कॉइन, टेल अपीयर्स at least once, और if event describe है 1 coin shows head, 1 coin shows head। ये पहला पार्ट है क्वेश्चन का। सेकेंड पार्ट में ई हमको डिस्क्राइब है कि no tail appears, no tail appears, और एफ डिवाइड है नो हेड अपीयर्स, नो हेड अपीयर्स। देखो इस तरीके से आपको क्वेश्चन मिलेगा ना। जैसे पहले वाला क्वेश्चन ऐसा था जिसमें ए बी सी डी में ऑलरेडी आपको एलिमेंट्स की मतलब जो इवेंट है उसमें कौन कौन से एलिमेंट आएंगे वो बता दिया था। लेकिन यहाँ पर जो सेकेंड क्वेश्चन है इसमें उसने कौन कौन से एलिमेंट आएंगे वो नहीं बताया, सिर्फ उसने बोला कि मैं आपको इवेंट डिस्क्राइब करके दे रहा हूं, आप एलिमेंट खुद ढूंढो। तो पहली चीज तो देखो सॉल्यूशन, अगर आप 2 कॉइन को टॉस करोगे तो पहले तो आप लिख लो सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस कौन कौन से आएंगे, एच एच आएगा, टी टी आएगा, एच टी आएगा, टी एच आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखो ई इवेंट हमको क्या डिस्क्राइब है, टेल अपीयर्स एटलीस्ट 1, टेल कम से कम एक बार तो आना चाहिए, एक से ज्यादा आएगा कोई दिक्कत नहीं है, तो एक बार से ज्यादा आएगा, टेल अपीयर्स एटलीस्ट 1 बोला है ना। तो कौन कौन से आएंगे, देखो 2 बार आएगा चलेगा, क्योंकि कम से कम में ज्यादा से ज्यादा डिफाइन नहीं रहता है। एच टी भी आएगा और टी एच भी आएगा। ठीक है, तो ई में आ गए ये एलिमेंट्स। तो पहले आपको अगर वर्ड्स के फॉर्म में दिया है तो सैंपल स्पेस लिखना है, सैंपल स्पेस लिखने के बाद जो इवेंट्स दिया हुआ है वो डिस्क्राइब करनी है, फिर आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है। एफ में कौन आएगा, देखो 1 कॉइन शोज हेड, एक कॉइन को तो कम से कम हेड शो, मतलब कम से कम नहीं बोला है यहाँ पर, एग्जैक्ट बोला है कि एक हेड तो होना ही चाहिए। तो कौन कौन बन सकते हैं यहाँ पर, एच टी बन सकता है और टी एच बन सकता है, इसके अलावा तो कुछ नहीं बन सकता। फिर आपको इनका इंटरसेक्शन निकालना है, क्योंकि आपको ई अपॉन में एफ निकालनी है, और ई अपॉन में एफ का फॉर्मूला क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, और जो नीचे में कौन है प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो ई इंटरसेक्शन एफ निकालना पड़ेगा, तो मैं निकाल लेता हूं ई इंटरसेक्शन एफ। तो ई इंटरसेक्शन एफ में कॉमन कौन कौन से हैं, एक तो है एच टी और दूसरा है टी एच, यही तो 2 चीज कॉमन है। अब इनकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। सो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, तो ई में कितने एलिमेंट्स हैं 3 और टोटल केसेस कितने हैं 4। उसके बाद देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, एफ में कितने एलिमेंट्स है 2, टोटल केसेस कितने हैं 4। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट्स हैं 2, टोटल केसेस कितने हैं 4। सो ये हो जाएगा 2/4 हो जाएगा। अब हमको क्या निकालना था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन में एफ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन में एफ, मैंने यहाँ पर देखो फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है कि ई अपॉन में एफ का फॉर्मूला क्या होता है, ई इंटर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, सॉरी एफ। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 2/4 हो जाएगी, और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ में कितना हो जाएगा 2/4, दोनों के दोनों कैंसिल हो गए, यहाँ कितना आ जाएगा 1 जो है आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया हमारा। सेकेंड पार्ट में देखते हैं नो टेल अपीयर्स
नो हेड अपीयर्स। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ई हमको दिया हुआ है नो टेल अपीयर्स, ठीक है। तो दूसरे पार्ट में हमको दिया है नो टेल अपीयर्स, मतलब एक बार भी टेल नहीं आना चाहिए। तो ऐसा कौन सा केस हो सकता है? हेड और हेड हो सकता है। फिर उसके बाद दूसरा इवेंट हमको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ था? नो हेड अपीयर्स। हेड तो आना ही नहीं चाहिए, मतलब कौन होगा? टी और टी होगा। तो अब देखो यहाँ पर ई इंटरसेक्शन एफ, ए इंटरसेक्शन एफ में क्या आएगा? 5। तो एक तरीके से आप ये बोल सकते हो कि ई और एफ कैसे होते हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, क्योंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में क्या होता है? कोई भी इंटरसेक्शन जो है कॉमन नहीं मिलता है। अब हमको निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ इज ऑलरेडी अकर्ड। इसका फॉर्मूला क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में नीचे में कौन है? एफ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ हो जाएगा, ठीक है। तो इंटरसेक्शन में कुछ नहीं मतलब 0 है, और एफ की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/4, मतलब अल्टीमेटली कितना आ जाएगा? 0 जो है आएगा। तो ये है हमारा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बेसिस पर क्वेश्चन। चलो एक और वर्ड्स प्रॉब्लम देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है, मदर फादर एंड सन लाइन अप एट रैंडम फॉर अ फैमिली पिक्चर। मैं क्वेश्चन बोल दे रहा हूं, लिख दे रहा हूं। चलो, मदर फादर एंड सन line up at random for a family picture, for a family picture. Find the probability of a upon में b, और यहां पर a और b आपको डिफाइंड है कि a क्या है? सन ऑन वन एंड, सन ऑन वन एंड। बी आपको डिफाइंड है फादर इन द मिडिल, फादर इन द मिडिल। देखो अब यहां पर सॉल्यूशन में हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे? मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन में आपको क्या निकालनी है? पहले सैंपल स्पेस निकालना है। सैंपल स्पेस मतलब टोटल पॉसिबल केसेस। तो मदर फादर और सन, ये अगर 3 लोग हैं और ये लाइन अप होना चाहते हैं, तो लाइन अप होना चाहते हैं तो ये कितने तरीके से लाइन अप हो सकते हैं? तो फैक्टोरियल का कंसेप्ट याद रखो, 3 लोग हैं, तीनों लाइन अप होना चाहते हैं, और ऑर्डर में यहां पर मैटर करेगा, तो यह फैक्टोरियल 3 मतलब 6 तरीकों से जो है ये खड़े हो सकते हैं। अब वो 6 तरीके कौन कौन से हो सकते हैं? सो देखो, सन मदर फादर, एक ये हो सकता है। दूसरा फादर सन मदर, ये हो सकता है। फिर सन फादर और मदर, ये हो सकता है। फिर फादर मदर सन हो सकता है। फिर इसके बाद कितने हो गए? 1 2 3 4। और कौन कौन से केसेस बन सकते हैं? मदर फादर सन बन सकता है, और मदर सन फादर, ये बन सकता है, ठीक है। 6 केसेस कोई रिपीट तो नहीं हुआ है, देख लो, नहीं हुए हैं। एफ एस में ए नहीं है, ये भी नहीं है। हाँ, इतने 6 केसेस जो है बन सकते हैं। अब इवेंट ए देखो, इवेंट ए में उसने क्या डिस्क्राइब किया कि सन जो है एक ही एंड पर होना चाहिए, या तो सबसे लेफ्ट वाले एंड पर होना चाहिए या सबसे राइट वाले एंड पर होना चाहिए। तो ऐसे कौन कौन से केस है? तो देखो ये एक केस है जहां पर सन इस साइड खड़ा हुआ है, सन मदर फादर, फिर ये तो बीच में आ गया। फिर एक और केस है सन फादर मदर, ये हो सकता है, या फादर मदर सन हो सकता है, और मदर फादर सन हो सकता है। ये आपका ए इवेंट। तो आप सबसे पहले सैंपल स्पेस लिखे, फिर उसके बाद जो भी आपके पार्ट्स इवेंट्स थे ए और बी को आपने लिखा। फिर बी है देखो, फादर इन द मिडिल, जो फादर है वो कहाँ है? मिडिल में होना चाहिए। तो ऐसे कौन कौन से केस है जहां पर फादर जो है मिडिल में है? एक तो ये वाला केस है, सन फादर मदर, ये मिडिल में है। फिर उसके बाद मदर फादर सन, ये दूसरा केस हो सकता है जहां पर वो मिडिल में होंगे। इसके अलावा तो कोई और केस है नहीं। तो सबसे पहले सैंपल स्पेस लिखा, ए लिखा, बी लिखा। अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है ना, तो पहले इंटरसेक्शन ढूंढते हैं। सो ए इंटरसेक्शन बी, क्या दोनों में कोई इवेंट कॉमन है? तो एक इवेंट कॉमन है सन फादर मदर, तो सन फादर मदर, और मदर फादर सन भी कॉमन है, तो मदर फादर सन, यही दो चीज कॉमन है। तो अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1 2 3 4, और टोटल केसेस कितने हैं? 6।
उसके बाद देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मतलब 2 इवेंट हैं और टोटल केसेस कितने हैं 6। फिर उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो यहाँ कितने हैं 2/6 हो गए। ठीक है, हमने सबकी प्रोबेबिलिटी निकाल ली। अब इसके बाद देखो हम लोगों को निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन में बी। तो फॉर्मूला याद होगा आपको, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। So A intersection B is what 2/6 and probability of B is also 2/6, मतलब probability कितनी आ गई 1 आ गई। आया ये चीज समझ में आप लोगों को? ठीक है, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन आपको अच्छे से सॉल्व जो है करने हैं। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन आपको कैसे पता चलेगा कि ये क्वेश्चन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का है? तो आंसर है आपको या तो डायरेक्टली वो बोल देगा कि फाइंड ए अपॉन में बी करके, और अगर आपको डायरेक्टली अगर नहीं बोला है कि आपको क्या फाइंड करना है तो उसमें एक ना एक ऐसा वर्ड छुपा रहेगा जैसे गिवन दैट या इट इज नोन दैट, तब समझ जाना कि वो किसकी बात कर रहा है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की बात जो है कर रहा है। जैसे एक और क्वेश्चन करते हैं, अ कपल हैज 2 चिल्ड्रन। ठीक है, अ कपल हैज 2 चिल्ड्रन। ठीक, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बोथ चिल्ड्रन आर बॉयज, बोथ चिल्ड्रन आर बॉयज, इट इज इफ कॉमा है फिर इफ इट इज known that the older child is a boy, the older child is a boy। देखो यहां पर क्या दिया है, बोथ चिल्ड्रन आर बॉयज, दोनों चिल्ड्रन कैसे हैं, बॉयज हैं, और ये पता है हमको कि इट इज नोन दैट द ओल्डर चिल्ड्रन इज अ बॉय। तो देखो यहां पर इट इज नोन लिखा है, ये इट इज नोन लिखा हो कहीं पर या गिवन दैट लिखा हो तो समझ जाना कि वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, क्योंकि यहां पर 2 इवेंट की बात हुई है। पहला इवेंट तो ए है जिसमें लिखा हुआ है कि दोनों क्या होने चाहिए, दोनों चिल्ड्रन जो है बॉयज होने चाहिए। दूसरा इवेंट आपको यहां से पता चलेगा, इट इज नोन दैट के पहले एक इवेंट होगा और उसके बाद एक इवेंट होगा। द ओल्डर चाइल्ड इज अ बॉय, ओल्डर जो चाइल्ड है वो क्या होना चाहिए, बॉयज जो है होना चाहिए करके। ठीक है, अब देखो यहां पर ओल्डर मतलब जो बड़ा लड़का है ना। अब यहां पर देखो हम लोग क्या क्या इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा था कि ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है कि एडिशनल थ्योरम का है। आपको क्वेश्चन पढ़ के हिंट मिला कि इट इज नोन दैट, एक इवेंट है जो कि हमको ऑलरेडी पता है। तो स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। तो एक कपल के 2 बच्चे हैं, तो इसका सैंपल स्पेस क्या क्या बन सकते हैं। तो इसका सैंपल स्पेस ये बन सकता है, देखो सैंपल स्पेस में या तो दोनों बॉयज होंगे या दोनों क्या होंगे, गर्ल होंगे। ठीक है, तो देखो पहला लड़का बॉय हो सकता है, दूसरा लड़का भी बॉय हो सकता है। ठीक है, पहला लड़का बॉय हो सकता है, दूसरा जो बॉय हो मतलब दूसरा जो चिल्ड्रन है वो गर्ल हो सकती है, छोटी गर्ल। उसके बाद ये भी हो सकता है कि जो जो सेकंड है ये B2 बड़ा हो, मतलब जो गर्ल है पहली गर्ल वो बड़ी होगी और बॉय छोटा होगा। और ये भी हो सकता है कि दोनों गर्ल और गर्ल जो है हो सकते हैं। तो इतनी ही तो 4 केस बन सकती है, तो दोनों बॉय होंगे दोनों गर्ल होंगे, पहला बॉय होगा दूसरा गर्ल होगी, दूसरा पहला गर्ल होगा दूसरा बॉय होगी। यही तो हमारे पास 4 पॉसिबल केसेस हो सकते हैं ना। तो ये चारों केसेस जो है हमने यहाँ पर जो है डिफाइन कर दिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं, अब 2 इवेंट देखते हैं। पहला इवेंट ए क्या है कि बोथ चिल्ड्रन आर बॉय, तो बोथ चिल्ड्रन आर बॉय ये हमारा पहला इवेंट होगा, बोथ चिल्ड्रन आर बॉय। तो ए में कौन कौन आएगा, देखो दोनों बॉय होने चाहिए ना, तो एक ही केस है बॉय 1 बॉय 2। उसके बाद दूसरा इवेंट है बी जिसमें लिखा हुआ है कि द ओल्डर चाइल्ड इज द बॉय। ठीक है, द ओल्डर चाइल्ड इज अ बॉय, तो इसको मान लेते हैं बी। तो पहला वाला लड़का क्या होना चाहिए, बॉय होना चाहिए, यही बोल रहा है ना जो ओल्डर है। तो कौन कौन से केसेस हो सकते हैं, तो या तो दोनों बॉय हैं उस केस में हो सकता है, पहला वाला बड़ा लड़का हो सकता है, और बड़ा लड़का कौन है बॉय 1 और सेकंड वाली जो छोटी हो गर्ल 2 हो सकती है। तो यही केस बन सकती है, इसमें तो गर्ल बड़ी है इसमें भी गर्ल बड़ी है, तो ये केस तो नहीं हो सकता।
अब इनमें आपको निकालनी है इंटरसेक्शन, दोनों में इंटरसेक्शन क्या है। सो दोनों में इंटरसेक्शन है दोनों B1 और B2। अब इनकी प्रोबेबिलिटीज निकाल लो। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज इक्वल टू कितना आएगा 1, टोटल केसेस कितने हैं 4। फिर यहाँ आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ B और यहाँ पर हमारे पास केसेस हैं 2, टोटल केसेस है हमारे पास 4। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ यहाँ है हमारे पास A इंटरसेक्शन B, फेवरेबल केसेस है 1, टोटल केसेस है हमारे पास 4। ठीक, अब हमको क्या चाहिए, हमको ये पता है कि वो जो चूज किया गया लड़का है ओल्डर जो है वो बॉय है, ये हमको पता है, मतलब बी इवेंट हमको पता है, ए की प्रोबेबिलिटी हमको निकालनी है। तो ए अपॉन में बी, इसका मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज ऑलरेडी अकर्ड। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो दोनों के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1 अपॉन में 4 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी है 2 अपॉन में 4। 4 और 4 कैंसिल हो गए तो आंसर आया हमारा 1 अपॉन में 2। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जो है क्वेश्चन जो है सॉल्व करने हैं। तो अगर आपको डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है कि क्या निकालनी है तो आप क्वेश्चन पढ़ के समझ जाओगे, कहीं पर गिवन दैट, इट इज नोन दैट वगैरह अगर लिखा होगा दैट विल बी द क्वेश्चन ऑफ द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। जैसे एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठीक है, जो कि डाइस का जो किसके बेसिस पर होगा, डाई के बेसिस पर जो है होगा। देखो क्वेश्चन है हमारे पास कि a pair of die is thrown if two numbers appearing on them are different। ठीक है, हमने क्या किया, एक पेयर ऑफ डाई मतलब दो डाई को एक एक हाथ से हमने पकड़ा और ऐसे उसको क्या कर दिया, थ्रो कर दिया। if the two number appearing on them are different, find the probability that first the sum of the number is 6। पहला क्वेश्चन जो आपको निकालनी है प्रोबेबिलिटी का वो है the sum of the number is 6, the sum of the number is 6। फिर दूसरा है the sum of the number is 4 or less, the sum of the number is 4 और 4 से छोटा। तीसरा हम लोग लेते हैं जिसमें हमको प्रोबेबिलिटी निकालनी है क्या, the sum of the number is 4, the sum of the number is 4। मैं एक और बार क्वेश्चन पढ़ता हूं, देखो a pair of dice is thrown, pair of dice को हमने थ्रो किया, if the two numbers appearing on them are different, ये आपका होगा दूसरा इवेंट। मतलब हमने जब डाई को, दो डाई को हमने थ्रो किया तो हमको पता चल गया कि दोनों डाई पर जो नंबर आए हैं वो नंबर्स कैसे हैं, डिफरेंट हैं। ये चीज हमको ऑलरेडी पता है, तो जब ये चीज हमको ऑलरेडी पता है तो ये सेकेंड इवेंट बनेगा और ये जो चीज आपको फाइंड करनी हो आपके पहले इवेंट बनेंगे। तो अगर आप इसको ई या और एफ के नाम से अगर डिनोट करना चाहोगे तो एफ इवेंट, या अगर आप ए और बी के नाम से डिनोट करना चाहोगे तो ये बी बनेगा। तो एफ इवेंट क्या है, टू नंबर अपीयरिंग ऑफ देम आर डिफरेंट, टू नंबर appearing on them are different, on them are different। ठीक है, कि जो दो नंबर जो अपीयर होंगे वो दोनों कैसे होंगे, डिफरेंट होंगे, ये हमको पहले से पता है। तो अगर आप ए और बी लेकर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, एक फॉर्मेट रखना ना, या तो आप ए और बी लेके हमेशा सॉल्व करना या ई और एफ लेके सॉल्व करना, इससे आपका नहीं तो कंफ्यूजन होता है कि कहीं पर ए कहीं पर बी। तो आप चाहो तो ए और बी से चल सकते हो या ई और एफ से चल सकते हो, एक प्रॉपर और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के लिए एक नोटेशन यूज करना। ठीक है, तो मान लो ई और एफ लेके चलते हैं, तो एफ इवेंट हमको ऑलरेडी पता है कि टू नंबर अपीयरिंग ऑन देम आर डिफरेंट। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, इसमें अब देखो कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, मतलब सारे हमने दो डाइस को थ्रो किया था तो उसके हमने सैंपल स्पेस लिख लिए थे, तो उसमें कौन कौन से नंबर्स नहीं आएंगे जो सेम है, मतलब 36 जो सैंपल स्पेस में आउटकम्स में जो आएंगे उसमें से सारे डबलेट्स को छोड़ दो। सारे डबलेट्स को छोड़ने के बाद जो है जो बचा
वो आपका क्या होगा, नंबर अपियरिंग ऑन देम आर डिफरेंट होगा। तो कौन कौन से होंगे देखो वहां पर, ये होगा 1,2 हो जाएगा, फिर आएगा 1,3 हो जाएगा, फिर 1,4 हो जाएगा, ये डिफरेंट है, फिर 1,5 हो जाएगा, ये डिफरेंट है ना, 1 1 नहीं आएगा, उसके बाद 1,6 हो जाएगा। सिमिलरली 2,1 होगा, 2,2 तो सेम हो जाएगा, नहीं आएगा, ये हो जाएगा 2,3 हो जाएगा, 2,5 हो जाएगा, और 2,4, अच्छा 2,4 भी तो आएगा ना, 2,1 2,3 2,4 5 6, हाँ ये आ जाएंगे। उसके बाद कौन आएगा देखो आपका 3,1 आएगा, 3,2 आएगा, 3 नहीं आएगा, 3,4 आएगा, 3,5 है। इसके सैंपल स्पेस लिख पाना पॉसिबल है, मतलब एलिमेंट्स के आउटकम्स लिख पाना पॉसिबल है, इसीलिए हम लोग इसको लिख रहे हैं। अदरवाइज अगर लिखना पॉसिबल नहीं होता तो हम लोग इसको नहीं लिखते ना, हम लोग अज्यूम करके ही चलते, 4,3 4,5 एंड 4,6, फिर 5,1 आएगा, 5,2 आएगा, 5,3 आएगा, 5,4 आएगा, 5,5 नहीं आएगा, उसके बाद आएगा 6,1 आएगा, 6,2 आएगा, 6,3 आएगा, 6,4 आएगा एंड 6,5 जो है आएगा। ठीक है, तो ये एफ के इवेंट हो गए। अब पहले को सॉल्व करते हैं, तो पहले को सॉल्व करेंगे तो जो इवेंट आपको फाइंड करना है ना वो आपका बनेगा ई और एफ लेकर चलोगे तो ई बनेगा, ए और बी लेकर चलोगे तो ए बनेगा। तो द सम ऑन द नंबर इज क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए। जो नंबर आपको अपीयर हो रहा है वो क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए। ठीक है, तो दो नंबर जो अपीयर हो रहे हैं वो 6 होने चाहिए, उनका समेशन। तो ऐसे कौन कौन से नंबर्स हैं जिनका सम करने से 6 मिलेगा, तो एक तो है 1,5 को करने से मिलेगा, उसके बाद जो दूसरा है 5,1 को भी करने से मिलेगा, फिर 4,2 को करने से मिलेगा, 2,4 को करने से मिलेगा, 3,3 तो है नहीं तो डबलेट्स तो आएगा नहीं। उसके अलावा और कौन कौन से ऐसे नंबर्स हैं, 3,3, हाँ ई में तो आ सकते हैं ना, ई यहाँ पर ये दोनों का मतलब ई में कौन कौन आएंगे, जिनका समेशन 6 होता है तो ये सब आएंगे ना। भले ही इसमें डबलेट्स नहीं आया है क्योंकि एफ इवेंट ऐसा था कि जिसमें दो नंबर जो दिख रहे हैं आपको डिफरेंट होने चाहिए, तो इसमें डबलेट्स नहीं आएंगे, लेकिन इसमें तो आ सकता है ना, इसमें तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं। इसने बोला कि सिर्फ नंबर का जो समेशन है वो कितना होना चाहिए, नंबर का समेशन जो है 6 होना चाहिए। बस ये हो गया हमारे ई और एफ। अब देखो दोनों में इंटरसेक्शन ढूंढो, ई और एफ। तो ई और एफ में कौन कौन इंटरसेक्शन है, 1,5 इंटरसेक्शन है, 5,1 इंटरसेक्शन है, 4,2 इंटरसेक्शन है, 2,4 इंटरसेक्शन है। 3,3 तो इंटरसेक्शन में है ही नहीं। अब एक एक की प्रोबेबिलिटी ढूंढ लो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितने एलिमेंट से 30, और सैंपल स्पेस कितने बनेंगे 36 बनेंगे। उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितने 1 2 3 4 5, 5/36। ठीक है, उसके बाद देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, तो ई इंटरसेक्शन एफ में कितने हैं 1 2 3 4, तो 4/36। अब आपको क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जब एफ पहले से हो चुका है या उसका रिजल्ट हमको पता है, तो फॉर्मूला होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट्स हैं 4/36, और उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो है वो है एफ 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 की प्रोबेबिलिटी कितनी 30, तो 30/36, 36 कैंसल, 4/30 मतलब 2/15, ये हमारा पहला आंसर है। ठीक है, फिर उसके बाद जो है देखो अगला जो इवेंट जो हमको डिस्क्राइब है, अगला इवेंट क्या डिस्क्राइब है, द सम, दूसरा क्वेश्चन, द सम ऑफ द नंबर इज 4 और लेस। एफ तो फिक्स हो गया, एफ हर क्वेश्चन के लिए यही रहेगा। सेकेंड क्वेश्चन के लिए जो ई बनेगा द सम ऑफ नंबर इज 4 और लेस, दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ई चेंज हो जाएगा, एफ वही रहेगा। तो ऐसे नंबर्स ढूंढो जिनका समेशन करने से या तो 4 मिलता हो या 4 से क्या मिलते हो, छोटे मिलते हो। तो कौन कौन से होंगे ऐसे, 1,1 2,2 1,2 1,3, यही तो ऐसे केसेस होंगे ना। और बन सकता है 2,1 2,2 हो गया, और कोई इवेंट 3,1 भी तो बन सकता है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 केसेस ऐसे हैं
जहां पर जो है क्या हो सकता है, जिनका समेशन या तो 4 होगा या 4 से क्या होगा, छोटा होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना हो गया, 1 2 3 6, 6 अपॉन में 36। अब ई और एफ में क्या इंटरसेक्शन है, देखो ई और एफ में, तो एफ तो मैंने ऊपर लिखा हुआ था, तो उसमें 1 1 2 2 तो नहीं आए थे, बाकी ये सब तो थे, तो यहाँ आएगा 1 2 1 3 2 1 3 1, 4 एलिमेंट्स है जो इनमें कॉमन होंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कितना हो जाएगा, 4 अपॉन में 36 हो जाएगा। ठीक है, अब सेकेंड केस के लिए भी आपको ई निकालना है जब एफ हो चुका है। ठीक है, तो यहां पर क्या आएगा फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो इंटरसेक्शन में कितने हैं, 4 अपॉन में 36 हैं, 4 अपॉन में 36, और यहां पर कितने हैं, 4 अपॉन में 36 हैं। सो और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना था, एफ का हमने निकाल लिया था, 30 अपॉन में 36 है, तो 36 कैंसिल, तो यहाँ पर हमारे पास आएगा 4 अपॉन में 30, जिसका मतलब 2/15। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन में जो हमारे लिए जो इवेंट ई होगा, उसमें क्या दिया है कि द सम ऑन द डाई इज एग्जैक्टली 4। तो एग्जैक्टली 4 कौन कौन से हो सकते हैं, 2, 2 को करने से होगा, 3, 1 को करने से होगा, और 1, 3 को करने से होगा। इसके अलावा तो कोई ऐसा पेयर और नहीं दिख रहा है कि जिसका समेशन करने से वो हमको क्या दे, 4 दे। तो यहाँ पर यही केसेस जो है बन सकते हैं कि सम ऑफ द नंबर इज 4, एग्जैक्टली 4 दिया है ना। तो यहाँ पर अब देखो इंटरसेक्शन देखते हैं, तो ई इंटरसेक्शन एफ, तो ई और एफ में क्या कॉमन है, 2, 2 तो नहीं होगा, इसका मतलब 3, 1 कॉमन आएगा, और 1, 3 कॉमन आएगा। अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, 2 अपॉन में 36, फेवरेबल केसेस ये है, टोटल केसेस 36 हैं। एक डाई को या पेयर ऑफ डाई को एक बार थ्रो करोगे तो सैंपल स्पेस कितना बनेगा, 36 ही बनेगा ना। अब आपको निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन में एफ। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो इंटरसेक्शन मतलब क्या आएगा, यहाँ पर 2 अपॉन में 36 आएगा, टोटल केसेस कितना था हमारे पास, 30 अपॉन में 36 कैंसल, 2 अपॉन में 30 मतलब 1/15। तो ये हमारा क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में आपको क्वेश्चन थोड़े से ध्यान से पढ़ने होंगे, और आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि क्या इसमें कोई रिजल्ट हमको पहले से पता है क्या। तो जैसे कई बार क्वेश्चन के लास्ट से पता चलता है, लास्ट वाले लाइन से, कि इट इज गिवन दैट या इट इज नोन दैट करके, तो या तो क्वेश्चन के लास्ट में पता रहेगा, या क्वेश्चन के एकदम स्टार्टिंग में आपको दे दिया रहेगा कि ये हमको पता है करके, फिर आपको आगे के केसेस जो है आपको सॉल्व करने हैं। सो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक देखते हैं। अगले वीडियो में हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बाद मल्टीप्लिकेशन थ्योरम पर हम लोग आएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो। बाय बाय।